Today, our topic of discussion is India's economic development, a detailed study of Indian economy with respect to its development experience since independence. जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, आर्थिक विकास का क्या स्तर था, वो जानना है हमने इस टॉपिक में। तो ये डिटेल स्टडी है इंडियन इकोनॉमी की विद रिस्पेक्ट टू इट्स डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस किया इंडियन इकोनॉमी में, तो ये हम स्टडी करने जा रहे हैं इसमें। ओके, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को जो है दो बेसिक पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम 1947 टू 1990 एंड देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडियाज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक कि क्या हालात रहे इंडियन इकोनॉमी के जब हमारा देश आजाद हुआ, और 1990 तक आते आते हमने कौन कौन सी चीजों में कैसे कैसे विकास की गति को प्राप्त किया। और उसके बाद हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे हमने ग्रोथ रेट को अचीव किया। तो ये जो टोटल टॉपिक है हमने इसको 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें हम फीचर्स जानेंगे इंडियन इकोनॉमी के। सेकंड टॉपिक में हम इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर, तो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, हमने क्यों अडॉप्ट किया, उसके बारे में डिटेल स्टडी। और उसके बाद हम 5 ईयर प्लान्स क्या हैं, कब हमने अडॉप्ट किए, क्यों किए, क्या फायदा रहा, क्या नुकसान रहा, इसको हम डिटेल में जानेंगे। थर्ड टॉपिक में हम कवर करेंगे इंडिया की एग्रीकल्चर के मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स, लैंड रिफॉर्म सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ये सब इसमें डिटेल में कवर किया जाएगा। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया, उसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सिमिलरली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम स्टडी करेंगे। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने 1948 से अडॉप्ट कर ली थी, लेकिन यहाँ पे हम 1956 को डिस्कस करेंगे। देन कार्वे कमेटी द्वारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उनके रोल है, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और फॉरेन ट्रेड के बारे में भी जानेंगे। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, जिसमें कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उनके फीचर्स को स्टडी करेंगे, अप्रेजल करेंगे कि क्या फायदा रहा, क्या नुकसान रहा। इसमें भी हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उनको डिटेल में हम स्टडी करते हुए डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी को भी एंड में टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जब हमने डिटेल स्टडी करनी है इंडियन इकोनॉमी की, उससे पहले एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हमने स्टडी करना है, तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी क्या सिचुएशन थी। तो एक ब्रीफ आउटलाइन जो है अपने मन में हम देख लेते हैं। हमें पता है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 साल हमारे देश पे राज किया, तो उससे पहले हम अक्सर सुनते हैं कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों सोने की चिड़िया कहलाता था? यहाँ के हमारे मसाले, यहाँ के जेम्स एंड ज्वेलरी बहुत ही फेमस थे, यहाँ की मलमल और रेशम यहाँ का बहुत ही ज्यादा फेमस था। तो एक वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, सेल्फ कंटेन्ड थी, यानी कि हम सब्सिस्टेंस लेवल पे ही काम करना पसंद करते थे, हमारी सारी जरूरतें हम अपने ही देश में पूर्ण करते थे और हम किसी पे निर्भर नहीं थे। और जो कल्टीवेटर्स थे वो ही अपनी भूमि के जो है मालिक थे, कल्टीवेटर्स वर द ओनर ऑफ द लैंड। और इंडस्ट्रीज जो थी हमारी फेमस थी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। सिमिलरली हमारा एक्सपोर्ट्स में भी एक ग्लोबल रेपुटेशन था उस वक्त। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के वक्त जो है क्या स्थिति थी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 2 देशों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। उस वक्त हमारे पास जो एरिया था वो हमारे पास ज्यादा आया, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्स थे, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स थे, वो हमारे पास कम आए। पॉपुलेशन का हिस्सा हमें ज्यादा मिला लेकिन रिसोर्स नहीं मिले। तो उस वक्त हमारी एक स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी थी। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, अगर किसी भी देश की प्रेजेंट सिचुएशन को जानना है, तो उसको आंकने के लिए जो हमारे पास मेजर है, बैरोमीटर है, क्या है वो, हम
नेशनल इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कोई भी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं था। लेकिन फिर भी दादा भाई नेहरू ने, फिंडले शिराज, कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हुए हैं जिन्होंने की इंडियन इकोनॉमी को आंकने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि ग्रोथ रेट हमारी 0.5 से 2% के अराउंड थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और पर कैपिटा इनकम भी देखे तो बहुत कम, जस्ट ₹230 थी हमारी। और हम हैवीली डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, यानी कि टोटल इंडियन जो लोग थे 72% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर कर रहे थे, और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था 50%। सिमिलरली अगर हम देखें कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, और उसमें भी हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उनको बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, खराब किया ब्रिटिश रूल ने। और उन्होंने क्या किया कि मशीनरीज मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, यानी कि हमारे देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं थी, तो हमें मशीनरी को बाहर से मंगवाना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। सिमिलरली डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी हम बाहर देशों पर ही निर्भर करते थे। हमारे देश में बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। अर्बनाइजेशन के नाम पे बहुत कम लोग शहरों में रहते थे, ओनली 14%, और 86% हमारी जनसंख्या रूरल इंडिया ही था हमारा। और हमारा सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम था उस वक्त हमारा। तो बेसिकली हमारी स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर की स्टेट देखे तो व्हीट की जो प्रोडक्टिविटी थी जस्ट 660 इन 1947, और राइस की 665, जो कि अब बढ़कर 3421 और 2705 हो चुकी है। प्रोडक्शन की बात करें तो व्हीट की प्रोडक्शन 64 और राइस की ओनली 220 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन अब ये बढ़कर 1076 और 1184 हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं देयर इज अ ह्यूज गैप, एंड दिस गैप इज व्हाई एट दैट टाइम हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी क्यों कम थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के सुधार की तो वहां कोई बात ही नहीं थी, और हम बिल्कुल पुराने सिस्टम के साथ ही एग्रीकल्चर करते थे, और उसमें भी हम एक्सप्लॉयटेशन का सामना कर रहे थे ब्रिटिश राज के दौरान। तो एक तरह से 1947 में जब वो हमारा देश छोड़ के गए तो हमारे जो हालात थे बिल्कुल ही बदतर हालात थे। अगर कमर्शियलाइजेशन की बात करें एग्रीकल्चर की, तो फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन का सामना किया एग्रीकल्चर ने। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे कैश क्रॉप्स और इंडिगो इसकी खेती कराई। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज थी उनको फीड करना चाह रहे थे, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था इंग्लैंड में, तो उसको फीड करने के लिए हमारी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में उपज वस्तुओं को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ भी खर्चा नहीं था, जमींदारी सिस्टम था, तो जमींदार तो खर्चा नहीं करता था, कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, कोई फ्लड कंट्रोल नहीं था, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो इन्वेस्टमेंट थी। सिमिलरली जो जमींदार था और जो खेती करने वाला था, यानी कि ओनर और टिलर में आपस में लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता था। कुछ जो किसानों के पास जमीनें भी थी वो बहुत कम थी और फ्रेगमेंटेड थी, छोटे छोटे पोर्शंस में थी। तो सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग थी बेसिकली हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम इंडस्ट्रीज थी, और जो कम इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट्स की थी उनको भी, या कपड़े की इंडस्ट्री थी उनको भी खत्म कर दिया गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वही एग्जिस्ट कर रही थी, और उनको भी काफी एक्सप्लॉइट किया गया। लार्ज इंडस्ट्रीज के नाम पे अगर हम देखें तो टाटा एंड स्टील की इंडस्ट्री जो है उससे शुरुआत हुई थी। देन सीमेंट इंडस्ट्री भी बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पेपर इंडस्ट्री ये थोड़ी सी डेवलप हुई, शुगर इंडस्ट्रीज हमारे देश में। हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत थी, हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की जरूरत थी, क्योंकि अगर हमने इकोनॉमी की ग्रोथ को पेसअप करना है, बढ़ाना है, तो वी नीड अ ह्यूज चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसकी कमी थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास पैसे की खूब कमी थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी डेवलप नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को तो भूल ही जाओ, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत ही कम और डेवलप थी, यानी कि बहुत कम लेवल पे डेवलप थी। फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर में से रॉ मटेरियल्स भेजा जाता था और फिनिश्ड गुड वहां से आ जाती थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर से तो एक तरह से भारत को मंडी के रूप में इस्तेमाल किया गया, और स्वदेशी जो है धारणा को छोड़ के विदेशी जो है चलन चलाया गया हमारे देश में। तो फॉरेनर्स ने पूरी तरह से हमारे फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल कर रखा था, अपनी जरूरत के अनुसार ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, और जितना भी सरप्लस ट्रेड था सारा का सारा
ब्रिटिश के बेनिफिट्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। देन वी कम टू द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ आवर कंट्री एट दैट टाइम। तो बर्थ रेट, डेथ रेट सभी हाई थी। क्यों? क्योंकि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, 218 पर 1000, तो बहुत ज्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वेरी लो, ओनली 32 years। दैट मीन्स कि हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं था। और हमारे पास अब अगर हम अपनी देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो इट इज 69। और लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 16% लोग पढ़े लिखे थे। और फीमेल्स की तो बहुत ही बुरी हालत थी, ओनली 7% जो फीमेल्स थी वो पढ़ी लिखी थी एट दैट टाइम। अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर अकेला 72% जनता को संभाले हुए था रोजगार के लिए, और इंडस्ट्रीज के पास सिर्फ 10.1 हिस्सा था। और अगर हम सर्विसेज सेक्टर टर्शरी की बात करें, तो 17.2% शेयर था उनका। तो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल में ट्रांजिशन भी नहीं थी, अर्बनाइजेशन भी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो था, जो थोड़ा बहुत था भी, तो वो ब्रिटिश ने किसके लिए किया? जस्ट अपने उल्लू, उसको हम बोल सकते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने। अगर हम कह रेलवेज को उन्होंने डेवलप किया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया, दैट इज जस्ट फॉर देयर ओन गुड। यानी कि उन्होंने हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो भी किया खुद के उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, इसके लिए उन्होंने डेवलप किया। तो रेलवेज, पोर्ट्स, टेलीग्राफ्स, ये सब रोड्स, ये सब उन्होंने अपने खुद के पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर हम पॉजिटिव वे में कहें कि ब्रिटिश ने क्या किया, तो इन 4 चीजों को हम मेंशन कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव वे में उन्होंने कुछ हमारे लिए कंट्रीब्यूशन किया। So this is all about the first and very important part of a lecture. तो अगर हम short answer type questions की भी बात करें, तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी थी, मतलब अगर हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी को हम कौन सी इकोनॉमी बोलेंगे? कॉलोनियल इकोनॉमी थी। मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था? एग्रीकल्चर का था। ये मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपसे बात कर रही हूँ। और एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन का मेन रीजन कौन सा था? सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, दिस इज द मेन रीजन। और रेलवेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1850 में। और फर्स्ट रेलवे बॉम्बे टू थाने थी हमारी। और सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिसने सबसे ज्यादा सफर किया ड्यू टू ब्रिटिश रूल? तो वो थी हमारी हैंडीक्राफ्ट्स। मैंने आपको बताया था कि बुरी तरह से हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को जो है अबॉलिश करने की कोशिश की ब्रिटिश रूल ने। तो दिस इज ऑल अबाउट, जो छोटे मोटे जो क्वेश्चंस है ये आपके थोड़े से मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑन इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान्स। तो शॉर्ट ब्रेक के बाद हम उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने अपने पूरे के पूरे इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।